नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। आज हम एस ब्लॉक तत्वों को जो चैप्टर है अपना उसको समाप्त कर देंगे। इसमें एक लास्ट चीज़ें रही हैं, कुछ थोड़ा सा कंपाउंड्स के बारे में हमको जानना है। अब तक हमने क्या जाना? हमने क्षार धातुओं के रासायनिक गुण जाने, भौतिक गुण जाने, क्षार मृदा धातुओं के भी रासायनिक गुण जाने और भौतिक गुण जाने, और उन दोनों में एक एक ऐसा एलिमेंट है जो विकर्ण संबंध दर्शाता है उसके बारे में जाना, और अपने अपने ग्रुप से भिन्न व्यवहार भी वह शो करता है। जैसे लिथियम, हमने जाना कि लिथियम के कौन से गुण उसके ग्रुप से मैच नहीं करते और लिथियम के कौन से गुण मैग्नीशियम से मैच करते हैं। इसी प्रकार से हमने बेरिलियम के लिए कहा था कि बेरिलियम के बहुत से गुण ऐसे हैं जो उसके वर्ग से मैच नहीं करते, लेकिन अगले वर्ग में रखे गए एल्यूमिनियम से मैच करते हैं। ठीक है ना? तो यानी कि अपने अपने वर्गों से भिन्नता और अन्य वर्ग के सदस्यों से समानता, अपने वर्गों से भिन्नता और निकट जो पड़ोसी है उस वर्ग से समानता, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब बच्चों इसमें हमको एक एक करके विभिन्न कंपाउंड, उन एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है और उनसे संबंधित यौगिकों के बारे में जानना है। बहुत बहुत सारे पॉपुलर कंपाउंड्स हैं इनके, उनमें से कुछ सेलेक्टिव हम लोग आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे, जैसे कि वॉशिंग सोडा है, सोडा ऐश है, बेकिंग सोडा है, ठीक है ना, आपने लाइम वाटर सुना है, मिल्क ऑफ लाइम सुना है, स्लैग लाइम होता है, सीमेंट होता है। तो अलग अलग तरह के यौगिक या पदार्थ एस ब्लॉक तत्वों से बनाए जाते हैं। तो एक एक करके हमको उनके बारे में बात करनी होगी। तो देखिए किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर समझने। सबसे पहले हमने सोडियम से स्टार्ट किया है मामला। सोडियम निश्चित ही तौर पर संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती है, मुक्त तो मिलती ही नहीं है। इसके कुछ अयस्क हैं, इनमें से बहुत से अयस्क हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगभग सभी आपको बता दिए हैं। इसमें से मैं आपको मार्क करता जाता हूँ। एक तो बोरेक्स और एक ग्लोबल सॉल्ट, ये आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि इंपॉर्टेंस दोनों ही रखते हैं। यहाँ पर रॉक सॉल्ट NaCl होता है, ये ऑलरेडी हमको मालूम है। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, ध्यान होगा, याद करके मुझे बताइए कि इंडियन सॉल्ट पीटर किसका नाम हमने कहा था, क्या था? इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3। तो चिली सॉल्ट पीटर इज NaNO3, इंडियन सॉल्ट पीटर इज KNO3। बोरेक्स एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसको सुहागा भी कहा जाता है। ये आगे P ब्लॉक में एज ए टॉपिक पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इसका भी फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं। फिर बात आती है ग्लोबल लवण की, यह फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है, Na2SO4। और रही बात क्रायोलाइड भी हमारे लिए नया नहीं है। याद करके आप बता सकते हैं शायद कि कौन से धातु के निष्कर्षण में हमने क्रायोलाइट के बारे में बात की थी। ध्यान करें, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पर हम मिलाते थे Al2O3 यानी एल्यूमिना में, ताकि उसका गलनांक कम हो जाए और कंडक्टेंस बढ़ जाए। चालकत्व को बढ़ाने के लिए और गलनांक को कम करने के लिए हम इसमें इस प्रकार के सॉल्ट को मिलाते थे। यदि ध्यान हो, हेरोल्ट विधि कहा जाता था। मेटलर्जी के टाइम पर यह कंपाउंड आया था। तो बच्चों, ये कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमको ज्ञात होना चाहिए, जिनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। अब सोडियम के निष्कर्षण की काफी प्रचलित विधि है जिसको हम डाउन विधि कहते हैं। डाउन्स मेथड में क्या प्रश्न आएगा, देखिए मैं बताता हूं। डाउन्स प्रोसेस में बच्चों क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो ये आता है कि इसमें किससे बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो इसमें बनाया जाता है NaCl से। सोडियम को बनाने की विधि है ये, NaCl से बनाया जाता है, लेकिन साथ में इसमें इम्प्योरिटी भी ऐड की जाती है। इम्प्योरिटी का वही उद्देश्य है जो इससे पहले कभी भी इम्प्योरिटी मिलाने का उद्देश्य आया था, गलनांक को कम करना, ठीक है ना। तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि 40% और अशुद्धि ज़्यादा है, 60% है। गलनांक कम करने के लिए मिलाया जाता है। अशुद्धि अधिक है, मुख्य पदार्थ कम लिया है, क्योंकि ये इसके गलनांक को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो प्रश्न किस प्रकार से आता है? प्रश्न इस पूरे में से, डाउन्स विधि में से यही आता है कि डाउन्स विधि का संबंध किससे है? सोडियम के उत्पादन से। किसका उपयोग किया जाता है? NaCl का उपयोग किया जाता है। मिलाया क्या जाता है उसमें? कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। रेशो भी शायद काम आ जाए, हालांकि इतने डीप में कभी कभी जाते हैं, बाकी इतना डिटेल जाते नहीं है। डाउन्स विधि में पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है कि सोडियम के लिए है, NaCl से बनाते हैं, एंड वी आर एडिंग कैल्शियम क्लोराइड टू इट। इसमें हम मिलाते क्या हैं? तो हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों। विद्युत अपघटन द्वारा तो इसको बनाया जा ही सकता है। हमको ये बात ज्ञात है कि विद्युत अपघटन से गलित लेना पड़ेगा तभी बनेगा सोडियम, है ना।
और इसके लिए हम लोग ने शायद आपको ध्यान हो कि ये चीज़ें बहुत बार पढ़ी थी कि जलीय, यह नोट हम पहले से जानते हैं, अब शायद हमारे लिए ये उतनी इंपॉर्टेंस ये नोट नहीं रखता, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दौरान यह चर्चा भरपूर की गई थी कि जो जलीय सोडियम क्लोराइड है यानी एक्वस NaCl से हम सोडियम को प्राप्त नहीं कर सकते, जलीय विलयन से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमको गलित यानी कि मोल्टन वाला लेना पड़ेगा। जलीय से सोडियम जाता नहीं है क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है, बजाय उसके हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलने लगता है, हाइड्रोजन। हमें H2 मिलने लग जाता है। सोडियम या किसी भी S ब्लॉक के लिए यह बात आप ध्यान रखें कि किसी भी S ब्लॉक को मुझे प्राप्त करना है तो उसके जलीय विलयन से मैं उसे विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं S ब्लॉक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करता हूं तो मुझे वह धातु नहीं मिलती, बजाय उसके मुझे मिलता क्या है, हाइड्रोजन गैस। हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जाती है, सोडियम नहीं जाता। ठीक है ना, विस्तृत रूप से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस बारे में जान सकते हैं। कैरोसिन में रखा जाता है, मालूम है, नीला विलयन बनाता है, यह भी ज्ञात है, सोडियम अमलगम। तीनों ही पॉइंट ऑलरेडी इसी चैप्टर में बताए जा चुके हैं। ठीक है, उपयोग में बच्चों यूं तो कई हैं, लेकिन जो खास काम का उपयोग है वो इधर दिखाई दे रहा है। देखिए कि सोडियम के साथ इसको टेट्रा एथिल लेड में बनाते हैं, जो पेट्रोल के लिए अपस्फोटी का काम करता है। ये अपस्फोटी क्या चक्कर है, यह मैं बता रहा हूं। क्या होता है बेटा कि ये जो आपका TeL है, TeL क्या चीज है भाई, टेट्रा एथिल लेड, TeL यानी कि टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। वाई वी आर एडिंग टू दिस टू पेट्रोल, इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है जिससे उसका दहन पूर्ण रूप से हो सके, या यूं कह लीजिए कि जिससे होता क्या है कि जो आप ईंधन लेते हो उसका पूर्ण दहन नहीं होता, उसकी वजह से गाड़ियों में क्या आवाज़ आती है। आपको मालूम ही है, कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल आप चलाओगे तो वो आवाज़ तो करता है, उसका इंजन है नहीं। तो क्या होता है कि अपूर्ण दहन की वजह से वो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि जो फ्यूल आपने लिया है उसका पूरा दहन ना हो, उसकी एफिशिएंसी कम हो, तो फिर वह आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। इसको बोलते हैं अपस्फोटन। अब अपस्फोटी का मतलब होता है एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी इस आवाज़ को कम करने के लिए, ठीक है ना, जिससे उसकी ईंधन दक्षता बढ़ती है। यानी कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अपूर्ण दहन की वजह से आवाज उत्पन्न करती है, उस आवाज को रोकने के लिए हम इसका मूल रूप से उपयोग करते हैं, इसलिए इसे अपस्फोटन रोधी कहते हैं। अपस्फोटन रोधी, इसको अपस्फोटन रोधी या अपस्फोटी भी कहा जाता है। ठीक है ना, अपस्फोटन रोधी या अपस्फोटी कहते हैं। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे एंटी नॉकिंग। नॉक नॉक होता है ना, जानते हो कि नहीं, हम नॉकिंग करते हैं कि नहीं, तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। यानी कि उत्पन्न आवाज को कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वी यूज इट एज एंटी नॉकिंग एजेंट। यह आवाज कम करने का कार्य करता है। कैसे? यह पेट्रोल की क्षमता को बढ़ाता है, उसकी ईंधन क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि उसके दहन को प्रॉपर करता है, उसके कंबंशन को प्रॉपर करता है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई पेट्रोल में एक पदार्थ मिलाया जाता था। ये पास्ट टेंस में हम क्यों चले गए बताता हूं। पेट्रोल में एक पदार्थ मिलाया जाता था, टेट्रा इथाइल लेड, TeL जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका उपयोग होता है उसकी ईंधन क्षमता को बढ़ाना, यानी उसके दहन को और बढ़िया करना, जिससे उत्पन्न आवाज कम हो। इसीलिए इसे एंटी नॉकिंग एजेंट कहा जाता था। हालांकि वर्तमान में यह पाबंदित है, इस पर रोक लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है,
क्योंकि इसमें लेड है, शीशा, और पीबी जो है वह प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक नुकसानदायक धातु मानी जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका उपयोग अब वर्जित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। यदि आप कहीं गए हों, जैसे हाईवे वगैरह के पेट्रोल पंप होते हैं, तो वहाँ कहीं कहीं पुराने पेट्रोल पंप हो गए तो वहाँ लिखा भी रहता है शीशा रहित पेट्रोल, ऐसा। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि भैया यहाँ जो पेट्रोल इस्तेमाल लिया जा रहा है उसमें लेड नहीं है। यानी पहले तो वो बताते थे कि हाँ हमने इसमें इसको मिलाया है ताकि उसकी बढ़िया क्षमता हो सके, लेकिन अब उनको उल्टा ये बताना पड़ता है कि इसमें लेड नहीं मिलाया गया है। उसके दूसरे उपाय खोज लिए गए हैं, वैज्ञानिक हैं, निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, तो दूसरे उपाय भी खोज लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम जो है वो ईंधन की दक्षता को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इस पदार्थ के द्वारा अब फिलहाल नहीं बढ़ाया जाता। यहाँ तक की कहानी आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि व्हाट इज एंटी नॉकिंग एजेंट, किसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। नॉकिंग यहाँ आवाज से संबंधित मामला है, ठीक है ना, कि नॉकिंग जो होता है ना उसको रोकने का कार्य करता है। ठीक बात। तो ये उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट था जो हमने आपको बता दिया। सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, तो बच्चों सीधी सी बात है कि ये समुद्री जल से, मूल रूप से इसका उत्पादन जो किया जाता है वह समुद्री जल से किया जाता है। बेसिकली हम इसको जो है वो सी वाटर, क्योंकि हमको मालूम है कि समुद्र के अंदर इसकी पर्याप्त मात्रा उपस्थित है। कॉमन सॉल्ट है ना बेटा ये तो, ठीक है ना, ये कॉमन सॉल्ट है। तो इसे समुद्री जल के इवेपोरेशन की सहायता से बनाया जाता है। मूल बात इसमें यह है बच्चों कि NaCl स्वयं जो है वह आर्द्रताग्राही नहीं होता। इसमें ये चीज मेंशन कर रखी होगी, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं इस पर पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि शुद्ध सोडियम क्लोराइड जो होता है वह आर्द्रताग्राही नहीं होता, यह नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब यह नमी नहीं सोखता है, परंतु उसमें जो अशुद्धियां हैं कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम क्लोराइड की, उनकी वजह से यह नमी सोखने वाला बन जाता है। जैसा कि कहा गया था कि बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि जो नमक रहता है हमारे घरों में वह फ्री फ्लोइंग नहीं रहता, यानी वो आसानी से यूं कहे को चिपकने लग जाता है बर्तन से या आपस में। तो ये फ्री फ्लोइंग नहीं रहता क्योंकि इसमें क्या है, इम्प्योरिटी है, किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की। तो कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि क्या NaCl आर्द्रताग्राही है। देखिए स्टेटमेंट के तौर पर ही इससे प्रश्न दिखाई देते हैं, कुछ प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे भी इसी, ठीक है ना, लेकिन अक्सर जो प्रश्न दिखते हैं वो स्टेटमेंट के तौर पर दिखाई देते हैं, एज ए स्टेटमेंट वो आपको शो होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको हम सोडा राख भी बोलते हैं, सोडा ऐश। ये अनेकों अनेक रूप में अस्तित्व रखता है। देखिएगा जब यहाँ पर कोई वाटर डॉट 10H2O जैसा कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको सोडा ऐश बोलते हैं, और डॉट 10H2O को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा काफ़ी पॉपुलर कंपाउंड है, दो कंपाउंड बहुत ही पॉपुलर हैं, एक वॉशिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग समझते हैं ना, बेकरी वगैरह जो केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह काम में आता है, बेकिंग पाउडर उसका एक घटक है इसीलिए। सो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सोडियम कार्बोनेट के लिए बात कर रहे हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विधि बनाने की, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये सॉल्वे विधि कहलाती है। इसके बारे में यहाँ अगले पेज पर वर्णन है, तो हम वहीं से इसको देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विधि है भैया, सॉल्वे विधि पर प्रश्न बनने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। क्या बनाने के काम में आती है, ये NaHCO3 व Na2CO3 हेतु प्रयुक्त होती है, यानी कि इसका उपयोग इन दोनों यौगिकों को बनाने में किया जाता है। पहला प्रश्न कि भाई सॉल्वे विधि का संबंध किससे, डाउन्स विधि का संबंध किससे था, सोडियम से था। देखिए ये तो थ्योरेटिकल चीजें तो ध्यान रखने से ही होंगी, ठीक है ना, ये तो सुनने से आप बार बार इन चीज़ों को सुनेंगे ना तो भी ये आपको याद हो जाएंगी, और उपाय कोई नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक या जादू नहीं किया जा सकता कि डाउन्स को देख करके पता चल जाए कि भैया ये सोडियम का है क्या, या फिर इसमें NaCl यूज होता है क्या। नाम है ये तो, है ना, वो तो बार बार सुनने या पढ़ने से ही आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर सॉल्वे विधि है। सॉल्वे विधि के अंदर अक्सर प्रश्न आता है कि कच्चा पदार्थ कौन सा होता है, रॉ मटेरियल, यानी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। 3 पदार्थ होते हैं, तीनों पदार्थ ये रहे, सोडियम क्लोराइड है, लाइमस्टोन है और अमोनिया गैस है। करते क्या है मैं बताता हूं शॉर्ट में, देखिएगा। सबसे पहले यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो CO2 गैस बनती है। ठीक, इस CO2 सब रिएक्शन लिखी हुई है, पहले सुन लीजिए। इस CO2 गैस को अमोनिया में डिसॉल्व कराया जाता है जिससे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है।
इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की क्रिया NaCl से कराई जाती है, जो कि इसका तीसरा कच्चा पदार्थ या रॉ मटेरियल है। इससे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और जिसे गर्म करने से Na2CO3 बन जाता है। सारी रिएक्शंस यहां लिखी गई हैं। यहां पर ध्यान रखना कि सोडियम क्लोराइड का विलियन हम प्रयोग करते हैं, जिस विलियन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, इसका सांद्र विलियन है। ब्राइन सॉल्यूशन इसका सांद्र विलियन है, जिसका यहां उपयोग किया जाता है। ये रही वो रिएक्शंस जिनकी मैंने अभी चर्चा की। देखो क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, CO2 बनी, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया अमोनिया ने, क्योंकि अमोनिया क्षारीय है और CO2 कैसी है, अम्लीय है, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। इसकी क्रिया NaCl से करा दी तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, जिसको हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। आप हीट मत करो, आप हीट ना करो तो यह विधि सोडियम कार्बोनेट की बजाय सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की हो जाएगी, और आप हीट कर दोगे तो फाइनली वो किस में बदल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में। ये बात हमको ज्ञात होनी चाहिए कि बाइकार्बोनेट को हीट करते तो कार्बोनेट बनता है। इस फैक्ट का इस्तेमाल हमने हार्डनेस ऑफ वाटर को भी दूर करने में किया था। जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस थी वो किस प्रकार से दूर हुई थी, वह इसी सिद्धांत के आधार पर ही तो दूर हुई थी भाई, कि जब आप उसे हीट करेंगे तो वह सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो किस में बदल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा, क्या कहानी थी, मैं फिर बोल रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म उसको कर रहे हैं, CO2 उससे गैस मिल रही है, CO2 गैस को एब्जॉर्ब करा रहे हैं। किसके अंदर एब्जॉर्ब करा दिया भाई, अमोनिया में। इससे क्या बना, इससे बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट को आप NaCl से ट्रीट कराएंगे तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हीट करने से क्या बनेगा, Na2CO3। समस्त अभिक्रियाएं यहां दी गई हैं। अभिक्रियाओं देखिए, सॉल्वे विधि से तरह तरह के प्रश्न आ सकते हैं। रिएक्शन से संबंधित आ सकता है, रॉ मटेरियल से संबंधित आ सकता है, किसको बनाने में काम में लेते हैं यह भी आ सकता है। और यह भी एक खास बात है, देखिएगा कि यहां पर ये अमोनियम क्लोराइड प्लस CaO की वजह से अमोनिया प्लस CaCl2 बनता है। यह भी एक खास बात है। इसमें CaCl2 बाय प्रोडक्ट है, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अपने आप में एक यूजफुल कंपाउंड है, वो बाय प्रोडक्ट है। दूसरा एक अच्छी बात क्या है कि यह अमोनिया वापिस मिल गया। अब अमोनिया वापिस मिल गया तो उसका रीयूज कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है कि भाई इसमें बाय प्रोडक्ट कौन होता है, कैल्शियम क्लोराइड। देखो, ये बना कैल्शियम ऑक्साइड और ये बना अमोनियम क्लोराइड। इसकी प्रकृति क्षारीय है, इसकी प्रकृति अम्लीय है, दोनों परस्पर क्रिया करके अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। इसका फायदा क्या हुआ वो भी समझ लीजिए कि कैल्शियम क्लोराइड तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसीलिए इसको बाय प्रोडक्ट बोला है। सह उत्पाद का मतलब मुख्य उत्पाद के अलावा जो प्राप्त होता है ना, उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये एक बाय प्रोडक्ट बन गया। साथ में यहाँ अमोनिया भी रिलीज हुई है, उसका क्या फायदा है, ये रही अमोनिया। तो आपको बार बार अमोनिया को रीयूज नहीं करना पड़ेगा, यू नीड नॉट टू आपको बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, वही अमोनिया काम में आती रहती है। ये इसका फायदा है, समझे। तो क्या क्या आता है बच्चों, सॉल्वे विधि के बारे में फिर से सुन लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सॉल्वे विधि किसके निर्माण की विधि है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉल्वे विधि में कच्चा पदार्थ यानी रॉ मटेरियल का उपयोग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं हम अमोनिया का, उपयोग करते हैं हम किसका, NaCl, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। NaCl के सांद्र विलयन का उपयोग करते हैं, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का होता क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, CO2 बनती है, CO2 अमोनिया एब्जॉर्ब करता है, CO2 अमोनिया एब्जॉर्ब करने से अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो NaCl से ट्रीटमेंट से किस में बदलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में, जिसको गर्म करता हूं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इसके फायदे क्या हैं कि CaCl2 बाय प्रोडक्ट बनता है, अमोनिया वापिस यूज में आ जाता है। क्या ये पोटेशियम के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसका जो KHCO3 वाला है वो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, तो उसको फिर सेपरेट करना और उसको हीट करके उसमें बदलना मुश्किल कार्य है, तो इसीलिए इसको पोटेशियम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हो सकता है कहीं एक स्टेटमेंट ये भी लिखा आ जाए। तो मान के चलें कि सॉल्वे विधि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक में किसी एक विधि के बारे में यदि प्रश्न आएगा तो वो सॉल्वे विधि होगा। 3 विधियों के बारे में आता है, डाउन्स विधि, सॉल्वे विधि और आगे आएगी कास्टनर केल्नर विधि। डाउन्स विधि और कास्टनर केल्नर तो लगभग इसी तक सीमित है कि किसका उपयोग करते हैं और किसके लिए उपयोग करते हैं, लेकिन सॉल्वे में अंदर घुसकर प्रश्न पूछता है। इनमें से कोई भी प्रश्न सॉल्वे विधि से पूछा जा सकता है। सभी संभव सवाल आपके सामने समझा दिए गए हैं। अब बात आती है उत्फुलन क्या घटनाक्रम है। देखिए उत्फुलन, इसको इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप इस वॉशिंग सोडा को वायु में रखते हैं ना, या तो इसे लगभग 100 डिग्री गर्म करेंगे तो जल्दी हो जाएगा प्रोग्राम, और वैसे ही रख देंगे तो भी खुला रखेंगे तो भी अपने में से जल का निष्कासन कर देता है। इस घटनाक्रम को हम क्या बोलते हैं, उत्फुलन कहते हैं। एक आते हैं प्रस्वेदक, प्रस्वेदक यानी डेलिकेसेंट, वो इसका उल्टा प्रोग्राम करते हैं। वो नमी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये नमी को अवशोषित नहीं करते, ये नमी रिलीज करते हैं वायुमंडल में। इस घटनाक्रम को कहते हैं उत्फुलन। ठीक है ना, समझे, ये खासियत है किसकी, वॉशिंग सोडा की। फिर बात आती है गालक मिश्रण बनाने में। गालक मिश्रण मैंने इससे पहले भी आपको क्वेश्चन के रूप में बताया था, याद होगा कि गालक मिश्रण क्या होता है। गालक मिश्रण ध्यान आया, कहां काम आता है, कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन हो या सल्फर हो या नाइट्रोजन हो के परीक्षण हेतु। टेस्ट इससे तो नहीं होता है लेकिन इसकी सहायता से जरूर होता है। याद आ गया होगा, मैंने इससे पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि फ्यूजन मिक्सचर या गालक मिश्रण का क्या फायदा होता है कि जो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित सहसंयोजक बंध होते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड, उनको ब्रेक करके ये आयनिक बंधों में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको ये क्लोराइड में बदल देगा, तो फिर उसका टेस्ट लगाया जा सकता है। हमको पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन सा तत्व उपस्थित है। ये फंक्शनल ग्रुप का परीक्षण करते समय काम में आते हैं, यानी क्रियात्मक समूह के लैब में ये एक प्रकार का प्रयोग है। ठीक है ना, तो वहां फ्यूजन मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे बेकिंग सोडा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था बेकिंग पाउडर, टार्ट्रिक एसिड के साथ इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर वह है जिसकी सहायता से बेकरी से संबंधित उत्पाद बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर Na2CO3 के जो सॉल्वे विधि होती है उसी के अंदर मध्यवर्ती के रूप में ये बनता है। यानी आपसे पूछा जाए कि सॉल्वे विधि किसके लिए उपयोग में लाई जाती है तो दोनों ही ऑप्शन को आप निश्चित तौर पर सही मानेंगे। Na2CO3 भी होता है और NaHCO3 भी होता है। दोनों के लिए वी कैन यूज इट फॉर बोथ द टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दोनों के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। बाकी ठीक है, ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है जिसके बारे में चर्चा की जाए। फिर बात आती है कास्टिक सोडा की। कास्टिक मतलब क्या होता है बेटा, बेसिकली कास्टिक जो शब्द है ना वो संक्षारक होता है। कास्टिक का सीधा मतलब होता है संक्षारक। संक्षारक मतलब एक तरह से जो चीजों को खराब करने वाला या किसी और यौगिक में बदलने वाला। ये जो NaOH है ना वो यदि हमारी त्वचा पर गिरता है तो उसकी प्रोटीन को जो है वो नष्ट करता है, तो इसीलिए इसको कास्टिक सोडा नाम दिया गया था। कास्टिक शब्द बेसिकली संक्षारक या कोरोसिव होने को बताता है। इसको बनाने की विधि है, सिंपल सी बात है, चूने का पानी लेकर के Na2CO3 से या फिर नेल्सन सेल के अंदर हाइड्रोलाइसिस। याद होगा कि जब सोडियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता तो वह NaOH एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ना, वी आर गेटिंग NaOH एज ए प्रोडक्ट इफ यू आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। इसके अंदर आप मरकरी का कैथोड लेते हैं तो मरकरी का कैथोड लेकर के भी इस प्रोग्राम को कराया जा सकता है। उसके लिए कौन सा सेल आता है, कास्टनर केल्नर सेल। ये मैंने आपको कहा था कि ये विधि काम में आती है। मैंने कहा कि आपको विधियां यदि देखनी है तो 3 विधि आपको एस ब्लॉक में पूछी जाएगी। मैं फिर याद दिला दूं, एक डाउन्स विधि थी जिससे सोडियम बनाते थे, प्रयोग NaCl करते थे। एक सॉल्वे विधि थी जिससे Na2CO3 और NaHCO3 बनाते हैं, उसमें प्रयुक्त करते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया और NaCl। कास्टनर केल्नर है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, NaOH बनाएंगे और इसमें प्रयोग क्या करेंगे, NaCl। मरकरी का कैथोड है, इससे अमलगम बनता है और इस अमलगम से पुनः प्राप्त कर लिया जाता है किसको, NaOH को। ठीक है ना, तो एक कास्टनर केल्नर विधि है या सेल है जिसकी मदद से आप NaOH का निर्माण कर सकते हैं। प्रस्वेद का मतलब आप समझ लीजिए, इसको जो प्रस्वेद एक शब्द लिखा है इसको बोलते हैं बेटा डेलिक्यूसेंट।
डेलिक्यूसेंट, यह वायु से नमी सोखते हैं। इनको प्रस्यद्वक बोलते हैं, ठीक है ना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उत्फुलक, जो अपने में से नमी को रिलीज करते थे, यानी ये उल्टा प्रोग्राम है इनमें, ठीक है। रही बात इनकी रिएक्शन की, तो सरल सी बात है, एसिडिक वालों से भी रिएक्ट करेगा और एम्फोटेरिक वालों से भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि यह क्या है, बेस है। Al2O3 की यह प्रकृति क्या बताती है कि Al2O3 जो है वह एक उभयधर्मी कंपाउंड है, और यहां ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, यहां पर ये काम कर रहा है अम्ल की तरह, क्योंकि सामने बेस है, ठीक है ना भाई। एक क्षार किससे क्रिया करता है, एक क्षार क्रिया करेगा या तो अम्लों से या फिर किसी उभयधर्मी पदार्थ से, क्योंकि अम्ल से तो, अम्ल का तो धर्म ही है कि भैया वो क्षार से क्रिया करे, लेकिन उभयधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनकी भी ये क्वालिटी होती है कि वो एसिड और बेस दोनों से क्रिया कर सकते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की तरह Al2O3 भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो NaOH से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करता है, जो इस अभिक्रिया के दौरान हमको नजर भी आ रहा है। यह इसकी रिएक्शन कुछ नॉन मेटल के साथ में, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है उसको मैं एक्चुअली दो तरह की रिएक्शन इसमें ज़्यादा काम आती है, यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। देखिएगा, ये जो रिएक्शन है ना वो बेहद अधिक पॉपुलर है, P4 प्लस NaOH प्लस H2O। ये ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, विषमानुपातीकरण याद करो। विषमानुपातीकरण, रेडॉक्स चैप्टर। विषमानुपातीकरण का मतलब होता है डिस्प्रपोर्शनिएशन, इसे असमानुपातीकरण भी कहते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही पदार्थ का होता है। कैसे हुआ, अक्सर इसमें यह प्रोडक्ट पूछा जाता है भैया कि क्या क्या बन रहा है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि IIT जैसी परीक्षाओं में भी बारंबार दिखाई देने वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। तो देखो, इसमें P4 जो है वो तो 0 होगा, कॉमन सेंस भाई। इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, P4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अंक तो 0 ही होगा ना। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन P4, इट शुड बी 0 ओनली, यह शून्य होगी। फॉस्फोरस से जुड़ा है तो उसका कोई ऑक्सीकरण अंक थोड़ी ना आ पाएगा, वो तो शून्य होगा। और यहां पर मैं बात करता हूं तो कितना कितना ऑक्सीकरण अंक है भाई, यहां पर प्लस का 1 है और यहां माइनस का 3 है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका ही ऑक्सीकरण हो रहा है, इसी का अपचयन हो रहा है। ऐसे प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रक्रमों को हम विषमानुपातीकरण कहते हैं, ठीक है ना। वी कॉल इट एज विषमानुपातीकरण, ठीक। फिर यहां पर एक रिएक्शन और लिखी है, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देना चाहूंगा। देखिए क्या होता है बच्चों, हेलोजन जैसे क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में ज्यादा फेमस है ये रिएक्शन। जब NaOH से क्रिया करती है और यह ठंडा व तनु हो, ठंडा व तनु हो, ठंडा भी हो और तनु भी हो, तो ऐसी सूरत के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ये भी विषमानुपातीकरण की कैटेगरी में ही जाएगा, ये बनता है, ठीक बात। तो ये डिस्प्रपोर्शनिएशन क्यों है, क्लोरीन यहां पर 0 है, क्लोरीन यहां पर माइनस का 1 है, क्लोरीन यहां पर प्लस का 1 है, तो ये विषमानुपातीकरण है। लेकिन क्या होता है बेटा कि जब इसको आप गर्म व सांद्र ले लेते हो ना, तो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द दिस वन एंड कंसंट्रेट, है ना, गर्म व सांद्र यदि हम ले लेंगे, गर्म व सांद्र यदि हम उपयोग करेंगे, तो फिर यह मामला चेंज हो जाता है। और यहाँ बनता क्या है, ऐसी सूरत में इधर क्या बनता है, ये प्रोडक्ट NaCl तो बनता है, लेकिन साथ में NaClO3 बन जाता है प्लस वाटर। मैं बताऊंगा अभी इसका लॉजिक क्या है। यहाँ पर भी विषमानुपातीकरण देखने में आ रहा है, ये 0 है, ये -1 है, और NaClO3 के अंदर ऑक्सीकरण अंक प्लस का 5 है। तो देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली बच्चों, क्या होता है कि गर्म किए जाने पर एक्चुअली ये प्रोडक्ट चेंज क्यों हो गया, इसको समझो। जब आप इसको गर्म करते हैं ना, तो जो NaOCl है ना, जो पहले वाले में बना था, जब आप गर्म NaOH लेंगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेंगे जो तनु में बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप उसे गर्म कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि NaOCl स्वयं विषमानुपातीकृत हो जाता है, यानी कि यहां एक और डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाई देता है, वह स्वयं विषमानुपातीकृत हो जाता है। क्या मतलब इस बात का, देखिएगा, जब आप NaOCl को
गर्म करते हैं ना भाई, तो यह खुद भी डिस्प्रपोर्शनिएट हो जाता है, इसीलिए प्रोडक्ट आपको चेंज मिलता है। ये देखो ऐसे। तो जब आप ठंडा एवं तनु का उपयोग करते हैं तो आपको NaCl और NaOCl मिलता है, लेकिन जब आप उसे और आगे गर्म करते हैं ना, तो बच्चों ये आपका प्लस का 1 है, ये आपका माइनस का 1 है, और ये रहा आपका प्लस का 5। तो ये कंपाउंड इसमें बदल जाता है। NaCl तो दोनों ही केस में है, NaCl तो आप देख ही पा रहे होंगे कि तो दोनों ही केस में बन रहा है। सो यहां प्रोडक्ट में बदलाव क्यों आ गया, आप शायद बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर चेंज किस वजह से आया, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए, ये एक अत्यंत पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती है। मान के चलें कि इस रिएक्शन की फ्रीक्वेंसी अत्यधिक है, एकदम सुपरस्टार। ये फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी हैलोजन दिखाते हैं। ध्यान रखना, फ्लोरीन इस रिएक्शन को नहीं दर्शा सकता। F2 विषमानुपातीकृत नहीं होता कभी भी। क्यों? विषमानुपातीकरण नहीं दर्शाता मेरे भाई, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो विषमानुपातीकरण नहीं दर्शा सकता। समझ सकते हो? NaOH कैसे उसको ऑक्सीडाइज कर दोगे? फ्लोरीन तो सर्वोत्तम ऑक्सीकारक होता है, यानी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो इस रिएक्शन को नहीं दर्शा पाएगा। इस रिएक्शन को फ्लोरीन शो नहीं करता, केवल ClBr ही इस रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये खास रिएक्शन थी, इसको जरूर आप ध्यान रखें। उसका लॉजिक भी मैंने समझा दिया है कि किस वजह से ये रिएक्शन हमको देखने में मिल रही है, किस वजह से यह ऑब्जर्व हो रही है। धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, क्षार धातुओं से क्रिया नहीं करता, लेकिन किससे क्रिया करता है? उभयधर्मी धातु से। ये Zn, ये Sn, ये Pb, ये एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। पूर्व में भी इसके बारे में बात की जा चुकी थी जब हमने हाइड्रोजन निर्माण की विधि पढ़ी थी। उम्मीद है आपको याद होगा कि यहाँ हाइड्रोजन बनता है साथ में सबके, ये हाइड्रोजन निर्माण की विधि है ना। जब हम इस तरह से उभयधर्मी धातुओं को ट्रीट करवाते हैं किससे? NaOH से, तो हमको हाइड्रोजन एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, बाकी साधारण रिएक्शन है अस्थायी हाइड्रोक्साइडों का निर्माण, जो कि गर्म किए जाने पर ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा कोई विशेष इसमें बात नहीं है, सिंपल है, ध्यान रख सकते हैं आराम से। यही बात मैंने आपको कहा था कि संक्षारक कास्टिक एक्शन इसकी होती है। कास्टिक शब्द उपयोग करने का मतलब ही यह है कि संक्षारक होना। तो ये क्या होता है कि ये प्रबल संक्षारक है। संक्षारक का मतलब है बिगाड़ देना एक तरह से। ये त्वचा व मांस की प्रोटीन को तोड़ करके एक पेस्ट जैसा पदार्थ बना देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। कहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है, अलग से तो नहीं पूछेगा कोई कि भाई कास्टिक सोडा को कास्टिक सोडा क्यों कहते हैं, इसकी संभावना कम है। स्टेटमेंट आ सकता है NaOH के बारे में सत्य या असत्य है। ठीक है, इसे कास्टिक सोडा इसलिए कहते हैं, इसको इस विधि से बनाते हैं, यह जो है वो क्षार धातुओं से क्रिया करता है, यह उभयधर्मी धातुओं से क्रिया करता है। इस तरह के कोई भी, इस तरह के किसी भी प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने में मिल सकते हैं। और सोडियम परऑक्साइड, इसको ऑक्सोन भी बोलते हैं। सोडियम परऑक्साइड की क्रिया, हमको मालूम है ये बात कि सोडियम जो है वो वायु में जल करके और सोडियम परऑक्साइड बनाने का जो है वो अधिक रुचि दर्शाता है। इसकी इंटरेस्ट होता है कि सोडियम परऑक्साइड को बनाया जाए, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? Na2O2। ठीक है ना, सो ऑक्सोन कहते हैं इसको। सो ठीक है, ये बात क्लियर है कि इसकी तकनीक है ये एक पहचानने की कि कौन सी धातु, क्योंकि आपको ध्यान होगा तो हमने यह चर्चा की थी कि कौन सी धातु क्या बनाती है, ये एक तरह की टेक्निक मानी जाती है। ठीक है, ऑक्साइड की बात कर रहा हूं। सोडियम परऑक्साइड है, जल में घोलेंगे तो निश्चित तौर पर NaOH और H2O2 बनाएगा। ठीक है, उपयोग को कोई करने की आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, टेंशन न लें। बाकी कुछ कुछ तो मालूम है, विरंजनकारी गुण होता है ना। ठीक है ना, ज़्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम जो है वह जब जलता है तो लाइट उत्पन्न करता है। इसके एक मिश्र धातु बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक रोचक बात सामने आई कि अब तक हमने ये सुना था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, तो कभी कभी ऐसे इमोशनल कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन है एक आधारभूत कण और इलेक्ट्रॉन एक मिश्र धातु को भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाम की मिश्र धातु भी मिल गई, जीवन धन्य हो गया भाई। 95% मैग्नीशियम में 5% जिंक है और बाकायदा वायु अणु के निर्माणों में इसका उपयोग हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन नाम ऐसा है इसका रोचक है कि इसकी ओर एग्जामिनर आकर्षित हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई बहुत विशेष बात नहीं थी। वही ये मिश्र धातु एक और इसकी बता रखी है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में एक ही प्रश्न आता है, ये वाला, और हमने ये बात कही थी कि इसको निर्जल में बदल नहीं सकते आप। ये रिएक्शन बताई थी मैंने आपको पहले, मेरे ख्याल से 2 बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड जब जलीयोजित होता है, उसको गर्म करते हैं तो निर्जल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलता है वो, है ना। इट इज कन्वर्टेड इन MgO। साथ में इसका उपयोग हम सॉरेल सीमेंट बनाने के काम में भी करते हैं। इट इज यूजफुल इन सॉरेल सीमेंट। MgO प्लस MgCl2 को सॉरेल सीमेंट कहते हैं, जो एक तरह से सीमेंट के जैसा ही प्रयोग इसका होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट में कोई बहुत विशेष बात नहीं है। फिर बात आती है कैल्शियम की। कैल्शियम में भी नाम प्रचलित हैं, जिप्सम, डोलोमाइट। ये आ गया फ्लोरस्पार। याद कीजिए फ्लोरस्पार, फिर वही बात, कहां आया था? Al2O3 के इलेक्ट्रोलाइसिस में, हॉल हेरोल्ड विधि में, जहां इसको मिलाया था हमने क्रायोलाइट के साथ। क्रायोलाइट के साथ फ्लोरस्पार को मिलाकर Al2O3 के गलनांक में कमी कर चालकता को बढ़ाया जाता है। निष्कर्षण, CaCl2 से बना सकते हैं। इंप्योरिटी मिलाते हैं, कोई भी इंप्योरिटी इसलिए मिलाते हैं ताकि गलनांक को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। यूजेस आपको नहीं करना है, इतना इमोशनल नहीं होना है, ठीक है ना। एक एक चीज आप कर नहीं सकते, हमने अपनी तरफ से प्रोवाइड करा दिया है, कोई कहीं सब्जेक्टिव में कुछ काम आ जाए तो, ठीक है ना। फिर बात आती है कैल्शियम के यौगिक में सबसे पहले CaO, जिसको हम बुझा हुआ चूना या अंग्रेजी में इसको बेटा क्विक लाइम कहते हैं। देखिए क्या होता है कि इस कैल्शियम से संबंधित कई सारे प्रश्न जो नाम है ना, वो बड़े प्रचलित से दिखाई देते हैं। उसको क्या है मैं बताता हूं एक बार को, देखिएगा। देखो क्या होता है बेटा, कुछ नाम जो है ना कैल्शियम के यौगिकों के बड़े पॉपुलर हैं। देखो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, इसमें पानी मिलाते हैं ना बेटा, इसको वाटर से ट्रीट कराते हैं ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह भी सॉलिड सब्सटेंस है, इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, अरे वो बिना बुझा हुआ और ये बुझा हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो वो बुझ गया, पानी डालने से चीजें बुझ जाती है ना, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर नाम इसका रखा गया है, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है सभी को? यहां तक बात ना आपको क्लियर है कि क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है और बुझा हुआ चूना क्या होता है। अब क्या होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको जल में घोलते हैं ना, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में, कैल्शियम ऑक्साइड को नहीं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलते हैं ना, तो वो 2 तरह के कंपाउंडों का निर्माण करता है, या 2 तरह के पदार्थ हमें मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है लाइम वाटर, लाइम वाटर, और एक हमें मिलता है मिल्क ऑफ लाइम। दोनों ही शब्द पॉपुलर हैं, मिल्क ऑफ लाइम और लाइम वाटर। ये 2 तरह के कंपाउंड बदलते हैं। ये कब मिलेगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला जाएगा। लाइम वाटर इसका संतृप्त विलयन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। भैया जितना घुलता है उतना घोल दिया हमने, उससे ज्यादा की कोशिश नहीं करना। और ये क्या है? यह इसका निलंबन है, सस्पेंशन है, यानी कि और घोलते गए आप। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको पानी में घोला, कम ही घुलता है, वो बहुत कम घुलता है। जितना घुला उतना यदि आपने तैयार कर लिया तो उसे कहेंगे लाइम वाटर। मतलब जितना वो चूने का पानी जिसको हम बोलते हैं, जितना वो घुल सकता था, जितनी उसकी क्षमता थी ना घुलने की, यदि आपने उसको उतना ही घोला तो उसे लाइम वाटर कहेंगे। लेकिन यदि और ज्यादा प्रयत्न किया कि चलो आज तो इसे और घोलें, ऐसी कोशिश आपने की,
तो फिर वह घुलेगा नहीं बल्कि नीचे की ओर बैठने लग जाएगा, पूरे सॉल्यूशन के अंदर दूधियापन सा उत्पन्न हो जाएगा, दूध जैसी अपीयरेंस उसकी होने लग जाएगी। इसे मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। ठीक है, तो यह बातें कुछ छोटी छोटी सी हैं, वह आप याद रख लें। ठीक है, ये रहा लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, और ये रहा लाइम वाटर। ठीक है, 3-4 शब्दावलियां यह मैंने आपको बताई। एक है क्विक लाइम CaO, एक है स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ठोस है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठोस रूप में बिना बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम कहलाता है। जब उसको पानी में घोलते हैं तो ये 2 तरह के सॉल्यूशंस का निर्माण करता है। एक है उसका संतृप्त विलयन जिसे लाइम वाटर कहा जाता है, दूसरा है मिल्क ऑफ लाइम जिसको सस्पेंशन या निलंबन कहा जाता है। वी कॉल इट एज सस्पेंशन। ओके, सो यहां पर 2 तरह के सब्सटेंस हमको दिखाई देते हैं। इतना आप ध्यान रखें, इतनी चीजें आपको कैल्शियम के संबंधित यौगिकों में पहले यौगिक से संबंधित याद रखनी है, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहां पर एक पॉपुलर रिएक्शन तो हमेशा ही आती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसका दूधिया रंग उत्पन्न होता है, और उस दूधियापन को आप गायब कर सकते हैं यदि और समय तक, यदि और इसमें CO2 गैस प्रवाहित किया जाए तो वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। इससे इसका दूधिया रंग जो है वह विलुप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन अक्सर काम में आती है और लैब में भी यह कार्बोनेट आयन के परीक्षण के समय बताई जाती है, ये वाली अभिक्रिया कि जब लाइम वाटर में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें दूधिया रंग प्राप्त होता है, जो ज्यादा मात्रा में प्रवाहित करने पर गायब हो जाता है। उसके पीछे का लॉजिक आपसे पूछा जा सकता है, तो उस समय इन अभिक्रियाओं का उपयोग आपको करना है। ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण क्या करता है? कलर उड़ाने का काम करता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है बेसिकली? तो कैल्शियम 2+ OCl- और Cl-, यहाँ ऑक्सीकरण अंक +1 है, यहाँ ऑक्सीकरण -1 है। यह विभिन्न पदार्थों का कलर उड़ाने का कार्य करता है, रंग उड़ाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन के यौगिकों में फिर से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। क्लोरीन के यौगिक जब हम पढ़ते हैं ना पी ब्लॉक में, तो वहां पर भी इसे हम पढ़ते हैं, वहां पर भी इसके बारे में बात की जाती है। तो कैल्शियम के यौगिकों में पहला कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जानने लायक रिएक्शन ये वाली है, ये स्टार रिएक्शन है बिल्कुल, और क्लोरीन वाली भी इंपॉर्टेंट है, वो 2 स्टार है तो ये 1 स्टार है, ठीक है ना। क्योंकि उससे विरंजक चूर्ण जैसा महत्वपूर्ण कंपाउंड बन रहा है, जिस पर अलग से प्रश्न बनते हुए देखा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका सूत्र क्या है, या फिर इसमें मौजूद क्लोरीन के ऑक्सीकरण अंक क्या क्या होते हैं। ठीक, फिर आ गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कुछ विशेष है नहीं बताने के लिए, गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है ना। फिर बात आती है जिप्सम की। भाई जिप्सम जो है ये प्रचलित कंपाउंड है ना, जिप्सम तो प्रचलित कंपाउंड, क्योंकि जिप्सम से क्या बनता है? पीओपी। पीओपी का उपयोग हम सबको मालूम है, ठीक है ना, हड्डियों से संबंधित इलाज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसका लेपन हम जिसको हम प्लास्टर कहते हैं, बेसिकली पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको हम सिंपल भाषा में प्लास्टर बोल देते हैं कि भैया प्लास्टर चढ़ गया। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि किसी को इसका उपयोग जानने और समझने की जरूरत जीवन में न पड़े। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यदि देखना पड़ा तो बहुत दुखदायक होगा, है कि नहीं, तो ऐसा ना हो किसी के साथ। यहाँ पर आगे हमने पीओपी के संदर्भ में ही बात की है कि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह इसका आंशिक रूप से जलीय यौगिक है। स्पष्ट रूप से जो कैल्शियम सल्फेट .2H2O है उसे जिप्सम कहा जा रहा है, और कैल्शियम सल्फेट .12H2O को पीओपी कहा जा रहा है। पीओपी स्वतः ही जिप्सम के अंदर बदल सकता है, जो कि मजबूत यौगिक होता है, ठीक है। और जब इसको बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो यह डेड प्लास्टर में बदल जाता है या डेड बर्न प्लास्टर में बदल जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेट होना, पीओपी, जिसका उपयोग मैंने अभी आपको समझाया था कि पीओपी का मूल रूप से उपयोग यही है कि वह
5 से 15 मिनट में ये क्या हो जाता है, थोड़ा कठोर ठोस में बदल जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग हमको मालूम है कहाँ पर करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये बात हमको अच्छे से ज्ञात है। ठीक, अब बात आती है बेटा सीमेंट के बारे में भी आप जान लेते हैं। कोई भी कंपनी का हो वह बना होता है कैल्शियम सिलिकेट से और एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट से। ये रहा इसका रो संगठन है, ये है ना, औसत संगठन है, संगठन नहीं, इसे संगठन कहा जाएगा। कंपोजिशन, ये इसका कंपोजिशन है कि भैया किस किस से बनता है। अरे सीमेंट तो जानते हो ना, जिस सीमेंट को आप जानते हो ये वही सीमेंट है, अलग कुछ नहीं है। ये इतने इतने से पदार्थों से बना है। क्या इसका संगठन याद करना है? नहीं, जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि मेन जो 2 कंपोनेंट है वो कौन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये यहाँ तक याद कर सकते हो आप बस, ठीक है ना। मेन जो कंपोनेंट है वो कौन है, CaO, SiO2 और Al2O3। सिंगल लाइन स्टेटमेंट आ सकता है कि केमिकली सीमेंट क्या है, सीमेंट केमिकली क्या होता है, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट या सिलिकेट। इनके भी सूत्र हमने यहाँ आगे बताए हुए हैं, ये रहे सीमेंट। देखिए कैल्शियम सिलिकेट है या कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ठीक है, क्लियर। और इसमें जिप्सम भी कुछ हद तक मिलाते हैं, जिप्सम का भी उपयोग किया जाता है जो इसके सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए उसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट से ही संबंधित कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि RCC, आपने सुना हो तो RCC हमारे घरों पर कराया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रबलित कंक्रीट सीमेंट, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट, RCC। उससे पहले यह जान लीजिए कि सीमेंट बनाने के कच्चे पदार्थ, ये अलग से प्रश्न के रूप में दिखाई दे सकता है। मोर्टर क्या है, तो सीमेंट, रेत और पानी का मिश्रण है। कंक्रीट क्या है, सीमेंट, रेत और मिट्टी के मिश्रण को कहते हैं। ये तो एकदम जनरल साइंस टाइप मामला है। हाँ, ये पूछा जा सकता है RCC, क्योंकि घरों में आपने देखा होगा कि छत डालते समय RCC होती है, ध्यान है। एक मिक्सचर होता है जिसकी सहायता से एक मिक्सर गोल गोल सा, जो जहाँ यदि कभी RCC होती है तो वहाँ बहुत आवाज़ आती है आसपास, तो आपको पता चल जाता है कि इस मकान में जो है छत डल रही है। तो वो छत डालते समय क्या करते हैं कि RCC की जाती है। RCC एक तरह से सीमेंट की सहायता से ही बनाया जाता है, जिसके अंदर लोहे के जो कॉलम होते हैं ना, उनके अंदर सीमेंट को कंक्रीट के साथ मिलाकर भरा जाता है, जिससे मजबूती ज़्यादा हो। सो RCC क्या है, फुल फॉर्म रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ठीक है। RCC कॉमन शब्द है, घरों पर इस्तेमाल होता है, घर बनते समय होता है, एक्चुअली घरों में नहीं होता। कंक्रीट लीजिए, यानी एक तरह से सीमेंट से ही जो बना है। कंक्रीट क्या है, सीमेंट से बना है, अभी ऊपर बनाया हमने उसको। कंक्रीट लीजिए, लोहे के सरियों से आयरन बीम में इसको भरा जाता है, ठीक है ना। शायद किसी प्राणी ने अपने घरों को बनते हुए देखा हो या किसी पड़ोसी के घर के बनते हुए देखा हो, तो उसको अनुभव हो गया होगा। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं उस मशीन की, जिसकी सहायता से इस मिक्सचर को तैयार किया जाता है और फिर भरा जाता है फटाफट से। छत डालते समय इस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई ऐसा टेक्निकलिटी वाला मामला नहीं है कि बहुत भयंकर कोई टेक्निकल मैटर हो गया हो, ठीक। अब इसमें कुछ प्रश्न मैं यहाँ कराना चाहूँगा, इस चैप्टर के अंत में कुछ प्रश्न इसी से संबंधित हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, जो बातें अभी तक हमने की है। देखिए बच्चों, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, एस ब्लॉक से संबंधित है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आता है कि ब्राइन के विद्युत अपघटन, ब्राइन क्या होता है, NaCl विलयन, ज्ञात होना चाहिए ना, से प्राप्त उत्पादों को मिश्रित करने से, मतलब जो बना उसको वापस मिक्स कर दिया, मिश्रित करने पर निम्न में से क्या प्राप्त नहीं होगा। मिश्रित करने के पश्चात, मतलब आपने मिक्स कर लिया तो हमको क्या नहीं मिलेगा, समझना। अच्छा प्रश्न है। हम ये पूछ रहे हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन को आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, यानी कि NaCl का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो जो भी प्रोडक्ट बने उनको वापिस आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद हमको इनमें से क्या नहीं मिलेगा, यह प्रश्न आपसे यहां पूछा गया है। ऑप्शंस को भी देखें, क्या NaCl होगा वह, क्या NaOCl होगा वह,
क्या हाइड्रोजन होगा वह या फिर क्लोरीन होगा। यहां ध्यान रखना, बच्चे अक्सर इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि ब्राइन का विद्युत अपघटन कराने से क्या प्राप्त नहीं होगा। ऐसा प्रश्न नहीं है, मैं बता दूं आपको। विद्युत अपघटन तो हो गया, विद्युत अपघटन करा दिया, कराने के बाद जो प्रोडक्ट मिले उनको आपस में मिलाया है और उसको मिलाने के बाद पूछा गया कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए मैं बताता हूं क्या पिरोग्राम है। ये देखिए NaCl का जलीय विलयन लिया, ध्यान हो तो इसका विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या मिलता है और एनोड पर क्या मिलता है, फटाफट से बता दीजिए। कैथोड C यानी कि कैथोड पर इससे हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, सोडियम जाता नहीं है, अभी चर्चा की थी। और एनोड पर कौन जाता है, क्लोरीन। और विलियन में कौन रहता है, विलियन में कौन रह जाता है सॉल्यूशन में। ये तो एनोड कैथोड हो गया। विलियन में कौन बनता है, NaOH। विलियन में कौन बनता है, NaOH। ये मामला बनता है इसका विद्युत अपघटन कराने पर। जब हमने इसका विद्युत अपघटन कराया तो यहां तक प्रोग्राम था। अब इनको आपस में मिला दिया, मिश्रण करने पर, मिश्रित करने पर इनको आपस में मिला दिया। तो आपको ये बात तो ज्ञात है ना कि NaOH Cl2 से क्रिया कर लेता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि मैं मिश्रित करूंगा तो NaOH, ऑब्वियस सी बात है तो ठंडा ही कंसीडर करेंगे, Cl2 से रिएक्शन करता है और बनाता है NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर। तो यहां पर प्रोडक्ट आपका बदल जाता है। तो अब आप देखिए कि प्रश्न क्या है और इसका जवाब क्या है। प्रश्न ये था कि ये हमको जो विद्युत अपघटन हमने करके प्राप्त किया ना, उसके बाद इनमें से क्या हमको नहीं मिलता। तो देखिए हाइड्रोजन बना, क्लोरीन बना और NaOH बना, ये तो आपके विद्युत अपघटन के बाद के उत्पाद हुए। अब उनको कर दे रहे हैं हम मिश्रित, और मिश्रित करने पर बन रहा है हमको NaCl NaOCl। तो NaCl तो बन रहा है, NaOCl भी बन रहा है, हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन तो एज इट इज पड़ा हुआ है मिश्रण में, वो तो कहीं नहीं गया है ना, मिश्रण में बना हुआ है। लेकिन क्लोरीन समाप्त हो गया बच्चों, क्लोरीन आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। जब आप ये प्रोग्राम निपटा देंगे ना तो क्लोरीन आपको यहां प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बात समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अच्छा प्रश्न था, हमसे पूछा ये गया है कि इनको जो जब मिलते हैं ना, इन सबको आपस में मिला देने के बाद क्या नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि ब्राइन से क्या नहीं मिलता या उसके विद्युत अपघटन से क्या नहीं मिलता, ऐसा प्रश्न नहीं था। तो ये एक अच्छा स्तरीय प्रश्न था। क्लियर, देख लीजिए एक बार इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और प्रश्न करा रहा हूं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए धातु है हमारे पास कोई मेटल, जल से क्रिया कर B गैस और C क्षारीय विलयन बनाती है। ज्वलनशील गैस मदद के लिए लिख देता हूं। ज्वलनशील नाम आते ही संभावना हाइड्रोजन की हो गई क्योंकि वो अत्यंत ज्वलनशील गैस है। फिर कहा गया कि यह जो C है उसमें एक D धातु को फिर से मिला दिया तो उसने फिर से B गैस बनाई, और इस D धातु में जब डाइल्यूट HCl मिला दिया, डाइल्यूट H2SO4, तो उसने फिर से B गैस बनाई। ठीक है, पूछा है कि ABCD को पहचाने। कि कौन सा इनमें से A है, कौन सा B है, कौन सा C है, कौन सा D है। तो देखिए ऑप्शंस बता रहा हूं। क्या यह जिंक, NaOH, सोडियम, A, B, C और हाइड्रोजन है, या फिर ध्यान रखना ABCD के क्रम में, ध्यान रखना ये ABCD क्रमशः ये मामला उल्टा पुल्टा मत कर देना, इसी क्रम में जवाब आना चाहिए। सोडियम, वाटर तो दिया हुआ है आपको, सोडियम, हाइड्रोजन, NaOH और जिंक। क्या ये ऑप्शन सही है? या फिर सोडियम, NaOH,
एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, क्या ये सही है? पहचानना क्या है आप समझ रहे हैं? हमको यह पहचानना है कि ए बी सी डी क्रमशः कौन से हैं। इसको वहीं लिख देता हूं क्योंकि ऑप्शन यहां लिखे हैं। तो प्रश्न ये बच्चों के ए बी सी डी क्रमशः हैं, ये ऑप्शन है। ठीक, अब इसको कैसे पता लगाएं? तो बहुत सिंपल है बात, यूं तो कोई ऐसी विशेष तकलीफ नहीं है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? देखिए क्या क्या गुण है ये, निश्चित तौर पर ये हमको ऑप्शन जो है ना, देखो सोडियम वाला लगता है। कैसे? यानी ए सोडियम होना चाहिए। ये रहा सोडियम, ये जल से क्रिया करता है, ये आपका ए धातु है मान लेते हैं। सोडियम इसलिए पहचान लिया मैंने क्योंकि ये हाइड्रोजन क्रिया ऑप्शन से कर रहे हैं हम लोग, तो ये NaOH बनाता है। अब NaOH निश्चित तौर पर एक क्षारीय विलयन और हाइड्रोजन एक निश्चित तौर पर बहुत ज्वलनशील गैस है। अब इस NaOH से भी जिंक क्रिया करता है और Na2ZnO2 बनाता है, उभयधर्मी धातु होने के नाते, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये जिंक जो है वो आपकी डी हुई। हाइड्रोजन गैस यहाँ वापस बी बन रहा है ना। ये कहा गया था कि भाई ज्वलनशील धातु जो है वह घूम के और फिर के यहाँ वापस मिल जाएगी आपको। फिर हमने कहा कि भाई इस जिंक के अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 जब मिला रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 जब आप मिला रहे हो तो ये फिर से क्या देता है? हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है प्रभु, है ना? याद आ गया? इट इज द लैब मेथड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निर्माण की यह लैब मेथड कहलाती है, यानी कि हाइड्रोजन निर्माण की प्रयोगशाला विधि यह कहलाती है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से ऑप्शन जो सुटेबल ऑप्शन है वह क्या होगा कि Na तो यहां आपका A है, B ज्वलनशील गैस कौन सी? हाइड्रोजन है, C NaOH क्षारीय विलयन है, और D वह धातु है जो एसिड और बेस दोनों ही से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस बना रही है ना? देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे हमने किया है, एक बार देखें किस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। एक प्रश्न और करा रहा हूं, पहले इसे देखें, ठीक है? अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एस ब्लॉक वालों में स्टेटमेंट वाले के बिना वैसे भी मजा नहीं आता। तो क्वेश्चन है, असत्य कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट जी। फर्स्ट, उत्फुलन में, क्या उत्फुलन इसे कहते हैं? क्या ये उत्फुलन में होता है? आपको लगता है? क्या इसको हम उत्फुलन कह सकते हैं? या जिप्सम का सूत्र ये है, क्या ये सही सूत्र माना जाएगा जिप्सम का? तीसरा, सीमेंट में जिप्सम को, या इसको मैं POP कर देता हूं, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देता हूं, सत्य कथन नहीं कर देते हैं, ऐसा करते हैं बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन काम के आ सकें, ठीक है ना। तो सीमेंट में जिप्सम को उसके सेटिंग टाइम को कम करने के लिए मिलाया जाता है क्या? यहां पर ऑप्शन ये है कि हम उस जिप्सम को इसलिए मिला रहे हैं ताकि उसका सेटिंग टाइम कम हो जाए, या फिर कि शायद आपको ध्यान हो, मैंने अभी चर्चा भी की थी इस बारे में कि क्या हम इसको इसलिए मिलाते हैं ताकि सेटिंग टाइम बढ़ जाए या फिर कि कम हो जाए, है ना। तो इनमें से हमको पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा, और एक ऑप्शन मैं और दे देता हूं कि CaO में मैंने जल को मिलाया और यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। हमसे पूछा यह गया है कि भैया इसमें से कौन सा सत्य कथन है। तो देखिए बच्चों, पहला वाला सत्य कथन नहीं है, यह रॉन्ग स्टेटमेंट है,
क्योंकि यहां पर उत्फुलन में 9 H2O निकलते हैं, एक H2O उसके साथ ही जुड़ा रह जाता है, क्योंकि एक H2O स्थायी है, वो तो 100 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी नहीं निकलता। ध्यान रखना इस बात को, ये एक H2O इसके साथ जुड़ता है, न कि सारे के सारे H2O निकल जाते हैं। यह मोनोहाइड्रेट फॉर्म काफी स्थायी है, ये वातावरण में रखने पे तो क्या निकलेगा, इसको 100 डिग्री तक गर्म करते हो तो भी ये नहीं निकलता। सो यानी ये उत्फुलन तो सही है मामला, लेकिन ये रिएक्शन जो लिखा है वो सही नहीं लिखी है। दिस रिएक्शन नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द उत्फुलन। जिप्सम यह सूत्र नहीं है, यह पीओपी का सूत्र है एक्चुअली। देखिए क्या होता है, पीओपी क्या होता है, CaSO4 डॉट हाइफ H2O, या इसी को मैं ऐसा कह दूं तो भी कौन सा अपराध हो जाएगा, CaSO4 डॉट H2O। ये दोनों पीओपी है मेरे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये जिप्सम नहीं है। फिर प्रश्न है कि सीमेंट में जिप्सम को उसके सेटिंग टाइम को कम करने के लिए मिलाया जाता है, नहीं, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, यानी उसके जमने में समय लगाते हैं। यदि वो जल्दी जम जाएगा ना बच्चों तो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है ना, क्रैक पड़ जाते हैं, उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं, सेटिंग टाइम को बढ़ाने हेतु इसका उपयोग करते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट आपका नहीं है। हाँ, यह सही है, ये ऊष्माक्षेपी है निश्चित तौर पर। लाइम वाटर जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हैं तो ये बहुत अच्छी खासी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी वैसी भी नहीं है, बहुत तेजी से इसके अंदर ऊष्मा जो है वो निष्कासित होती है। तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट क्या है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब इसको रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई आज की क्लास में। उसके साथ ही एस ब्लॉक आपका पूरा हो रहा है। अब हम यहाँ पर केवल एस ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चंस ही देख पाएंगे, बात मैंने पूरी आपके सामने रख दी है। देखिए बच्चों, आज हमने विभिन्न संबंधित यौगिकों को पढ़ा जो रह गए थे इसके अंदर। भौतिक रासायनिक गुण तो हमें ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जहां जहां काम की बात है मैं फिर से उसको बोलता जाता हूं। डाउन विधि के अंदर काम की जो बात है वो ये है कि इसमें 40% NaCl और 60% कैल्शियम क्लोराइड यानी अशुद्धि ज्यादा है। किस लिए है वो बताया, गलनांक को कम करने के लिए। टेट्राएथिल लॉर्ड एक बीच में अच्छा कंपाउंड आया जिसे अपस्फोटन रोधी या एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं। यह वाहनों में पेट्रोल के दहन, अपूर्ण दहन से उत्पन्न आवाज को कम करने के लिए काम में लाया जाता है। उसकी दक्षता बढ़ती है तो आवाज कम होती है, ठीक है ना। अपस्फोटन रोधी यानी एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब होता है वाहनों में उत्पन्न आवाज को कम करने के लिए उपयोग करना। हालांकि आजकल पाबंदी लगा दी गई है। सोडियम क्लोराइड में कोई बहुत विशेष बात नहीं है, सिवाय इसके कि ये खुद आर्द्रताग्राही नहीं होता, लेकिन इसमें उपस्थित अशुद्धियां आर्द्रताग्राही होती हैं और उसी वजह से यह नमी बारिश के दिनों में आपको सोखते हुए दिखाई देगा। वॉशिंग सोडा बहुत ही प्रचलित विधि उपयोग में लाई गई, जिसको हम सॉल्वे की विधि कहते हैं, बहुत काम की है। कई प्रश्न सॉल्वे विधि से संबंधित बनते हैं, इसीलिए संभावना ज्यादा होती है। प्रश्न आ जाता है कि सॉल्वे विधि के बारे में सत्य या असत्य कथन का चयन करें। इस देखिए, कच्चे पदार्थ या रॉ मटेरियल आपको दो तरह के अंदर ज्यादा पूछे जाएंगे, सीमेंट के अंदर और सॉल्वे विधि के अंदर, ठीक है ना। अक्सर आता है सीमेंट के अंदर, सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है या नहीं है, सॉल्वे विधि के अंदर प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है या नहीं है। कच्चा पदार्थ मतलब जिसको पका करके और उस यौगिक को बना रहे होंगे उसको बोलते हैं, और क्या कच्चा पदार्थ, ठीक है। सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम क्लोराइड, यह भी प्रचलित सवाल है। और एक खासियत है कि अमोनिया पुनः प्राप्त हो जाता है, जिसका उपयोग कर सकते हैं अभी इस प्रक्रम के अंदर। और उत्फुलन का मतलब है खुला रखने पर इसमें से जो है वो जल के अणु को निकलना, लेकिन सारे नहीं निकलते, एक बचा रह जाता है। गलन मिश्रण का उपयोग पूर्व में करवाया जा चुका था। कास्टिक सोडा, कास्टिक का मतलब होता है संक्षारक, यानी कि यह त्वचा पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरह के पदार्थ को हम कास्टिक या संक्षारक पदार्थ कहते हैं। इसको बनाने के लिए जो विधि आती है उसमें कास्टनर केल्नर विधि एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। 3 विधियों के बारे में बारंबार हमने जो है वह वर्णन किया, डाउन विधि, कास्टनर केल्नर विधि और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वे विधि। प्रसेद का मतलब होता है डेलिकेसेंट, अपने में से नमी को सोखने वाला, रिलीज नहीं, वातावरण से या वायु से नमी सोखने वाला, ठीक है ना, डेलिकेसेंट कहलाता है। क्रिया में इसकी कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ ये एक हैलोजन वाला बहुत ज्यादा पॉपुलर है और एक फास्फोरस वाला, दोनों ही विषमानुपातीकरण है। इसमें खास तौर पर हैलोजन वाला तो आपको करना ही करना है, यह प्रश्न तो दिखाई देता ही देता है।
क्योंकि और खास तौर पर ये क्लोरीन के लिए ही आपको दिखाई देगा। ठंडे और तनु पर भिन्न व्यवहार है, गर्म सांद्र में भिन्न व्यवहार है, दोनों में यह अलग अलग व्यवहार दर्शाता है। उसका कारण भी मैंने यहाँ बता दिया था कि NaOCl को गर्म करते हैं तो वह फिर से विषमानुपातीकरण हो जाता है, इसीलिए यहाँ आपका प्रोडक्ट चेंज होता है। जब आप ठंडा तनु लेते हो तो अलग प्रोडक्ट है, जब आप गर्म सांद्र लेते हो तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफरेंट है, अलग है। उभयधर्मी धातुओं से क्रिया सब में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उभयधर्मी धातु से क्रिया हाइड्रोजन निर्माण के समय बात की गई थी। सोडियम पेरोक्साइड ऑक्सोन इसका नाम है, यह भी एक प्रचलित नाम माना जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, जानते ही हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि के अंदर भी हमने इसे पढ़ा था, ठीक है ना। फिर बात आती है कि मैग्नीशियम, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन नाम का मिश्र धातु बनाते हैं, उससे ये एक महत्वपूर्ण बात थी। जल योजित MgCl2 को गर्म करने पर वह नहीं बनाता MgCl2 बल्कि बनाता है MgO, क्योंकि वो अपने ही जल द्वारा क्या हो जाता है, अपने ही जल से क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि जल अपघटित। ठीक है, कुछ यौगिकों के नाम है। कैल्शियम में हमने ये बात कही कि भैया कैल्शियम में 3-4 जो शब्दावली है उनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो हमने डिटेल में आपको बता दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्विक लाइम क्या है, कैल्शियम स्लैग लाइम क्या है, लाइम वाटर क्या है, मिल्क ऑफ लाइम क्या है, ये 4 शब्दों का उपयोग बारंबार होता है। चारों को हमने स्पष्ट कर दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों सॉलिड हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलने पर 2 रूप बनते हैं, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देगा, और दूसरा दूधिया रंग का दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में घोलने पर वो घुलेगा तो नहीं बल्कि घूमता रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय अभिक्रिया घोषित पहले ही कर दी थी हमने। CO2 प्रवाहित करते हैं जब चूने के पानी में तो दूधिया रंग उत्पन्न होता है, फिर वो विलुप्त भी हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट निर्माण की वजह से। लास्ट में हड्डी वड्डियों के इलाज के लिए POP के बारे में चर्चा की गई कि यह ठोस होता है। सीमेंट को भी हमने बनाया। सीमेंट में जैसा मैंने कहा रॉ मटेरियल के बारे में प्रश्न आ सकता है, संगठन के बारे में प्रश्न आ सकता है, इसकी सेटिंग प्रोसेस के बारे में प्रश्न आ सकता है कि इसको सेटिंग हम देखिए, आप जब घरों में प्लास्टर वगैरह होता है तो उसको धीरे धीरे तलाई करते जाते हैं और टाइम लगाते हैं उसको सेट होने के अंदर। यदि तुरंत वो जम गया ना तो फिर उसमें क्रैक पड़ने की संभावना होती है, तो ऐसा ना जमे तुरंत, इसके लिए उसमें जिप्सम को ऐड किया जाता है जो कि उसके सेटिंग टाइम को बढ़ाने का कार्य करता है। तो सीमेंट भी एक, क्योंकि डेली यूज का सब्सटेंस है तो शायद कभी प्रश्न के रूप में दिखाई दे जाए। बेसिकली एक सिंगल लाइन बात करूं तो सीमेंट क्या है, कैल्शियम सिलिकेट या एल्यूमिनेट है। RCC हमने करवा दी, बढ़िया छत डलवा दी है घर पे आपके। और यह कुछ हमने प्रश्न किए, आसान से क्वेश्चन थे, जो करवाया है उसी पर आधारित प्रश्न है, कोई बाहर से विशेष बात नहीं लाई गई। ठीक है, फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी करा दूंगा, क्योंकि एस ब्लॉक हाइड्रोजन से कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं ऐड भी करा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।